गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की वीडियो मैं सीएम श्री एग्ज़ाम फॉर क्लास 6 इसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, भाषा का मूल रूप क्या होता है। भाषा का मूल रूप होता है मौखिक। वैसे भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा, जो कि संकेत पर आधारित होती है, मूक और बधिरों के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की लिपि का क्या नाम है। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन और उर्दू, अरबी और फारसी लिपि में आता है। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया और तभी से हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। संस्कृत, पंजाबी, मराठी या नेपाली। देखिए, पंजाबी जो है, इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी, तो बाकी सारी भाषाएं देवनागरी लिपि से संबंधित है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्वर का भेद नहीं है। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ, यहाँ दीर्घ होना चाहिए, जिन्हें बोलने में ज़्यादा समय लगता है, या प्लुप्त स्वर जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि ओम। तो इसमें कौन सा स्वर का भेद ना हुआ, स्पर्श। अगला प्रश्न, त, थ, द, ध और न का उच्चारण स्थान क्या है। सही उत्तर है इसका दंत। त, थ, द, ध, न दंत से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, ञ कंठ से बोला जाता है। च, छ, ज, झ, न तालु से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धा से बोला जाता है। और प, फ, ब, भ, म जो है वो होठों से यानी कि ओष्ठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न, य, र, ल, व ये वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। तो ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जीभ जो होती है मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। प्रश्न नंबर 8, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं भूतकाल। 3 प्रकार के काल होते हैं, भूत जो चल रहा है, वर्तमान, आने वाला, भविष्यत काल। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 9, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा नमः जमा ते, नमस्ते। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 10, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। स्वागत का सही संधि विच्छेद होगा सु जमा आगत, स्वागत। प्रश्न नंबर 11, गण जमा ईश, अण अ जमा ई ए हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गण जमा ईश, गणेश। सम जमा मुख, इसका हो जाएगा सम्मुख। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। तो उज्ज्वल जो है, कई बच्चे इसको लिखने की गलती करते हैं, जबकि इसमें दोनों ही ज आधे आते हैं। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 14, तत्सम शब्द को पहचानो। तत्सम वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से होती है। कान, पंछी और 5 ये शब्द है तद्भव। ये हिंदी में आके इनका स्वरूप बदल गया है। भिक्षा शब्द है तत्सम। प्रश्न नंबर 15, तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से तो लिया जाता है, बट हिंदी में आके इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कर्ण, धृत और नृत्य ये तो संस्कृत के शब्द हैं, बट घड़ा शब्द है तद्भव शब्द। प्रश्न नंबर 16, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, पहचानना है आपने। देखिए, सूर्य संस्कृत का शब्द है, मुख भी संस्कृत का शब्द है, दधी भी संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है दही, और ये है तद्भव शब्द हाथ, क्योंकि संस्कृत में इसे बोला जाता है हस्त।
नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 17, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है संस्कृत से उच्चारित? तो इसमें आएगा आपका, देखिए, घी, कोयल और भी तद्भव शब्द है। भ्रमर, जिसका अर्थ होता है भौरा, ये है तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 18, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। हस्त, करी, हस्ती या दंती। तो इसमें हाथी का पर्यायवाची हस्त नहीं होगा। हस्त हाथ को दिखाता है, बाकी सब हाथी के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 19, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान को हम पवन पुत्र, महावीर, मारुति के नाम से जानते हैं। केसरी उनके पिता का नाम था और उन्हें जाना जाता है केसरी नंदन। तो ये केसरी शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 20, सांप का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? सर्प, नाग, सीप या भुजंग। अब भुजंग, नाग और सर्प सांप के पर्यायवाची है, सीप नहीं है। प्रश्न नंबर 21, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूप, दिनकर, रवि या भास्कर। तो इसमें आएगा सूप। दिनकर, रवि, भास्कर सूर्य के ही प्रोद्योतक हैं। प्रश्न नंबर 22, नौकर का पर्यायवाची नहीं है। सेवक, भूप, भृत्य या चाकर। तो इसमें सेवक, भृत्य और चाकर ये नौकर के पर्यायवाची हैं और भूप होता है राजा, भूपति, ठीक है, भूमि का स्वामी। तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 23, मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है। मानस, मानव, मनुज या मनुपुत्र। इसका सही उत्तर है मनुपुत्र। मानस, मानव और मनुज ये सब मनुष्य के ही पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 24, जल का पर्यायवाची नहीं है। पानी, नीर, अम्बु या नल। तो इसमें पानी, नीर, अम्बु ये सब वही हैं। अम्बुज बादल को कहते हैं, नीर पानी होता है, नल जो है पानी का एक स्रोत है। प्रश्न नंबर 25, पुष्प का जो पर्यायवाची नहीं है वो शब्द बताना है आपको। सुमन, कुसुम, नीरज या प्रसून। देखिए, सुमन, कुसुम और प्रसून ये सब पुष्प के पर्यायवाची हैं। नीरज होता है कमल। नीर मतलब जल, ज मतलब खिलने वाला, तो जो जल में खिले कमल, तो ये उसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगले कुछ प्रश्नों में हमें रेखांकित शब्दों के विलोम का सही विकल्प चुनना है। प्रश्न नंबर 26, गुरु ने अपने डैश को बुलाकर समझाया। तो रेखांकित शब्द है गुरु और गुरु का जो विलोम होता है वो होता है शिष्य। यहाँ पर वैसे गुरु विशाल को भी कहा जाता है जिसका विलोम होता है लघु, बट इस सेंटेंस में, वाक्य में इसका अर्थ शिष्य से लिया जाएगा। तो गुरु ने अपने शिष्य को बुलाकर समझाया। प्रश्न नंबर 27, साहसी यश डैश की चिंता नहीं करते। यहाँ यश का विपरीत क्या होगा? अपयश। प्रश्न नंबर 28, कुछ ईश्वर के साकार रूप को मानते हैं और कुछ डैश को। तो साकार का विलोम शब्द हो जाएगा निराकार। प्रश्न नंबर 29, विज्ञान वरदान भी है और डैश भी। वरदान का विलोम होगा अभिशाप। प्रश्न नंबर 30, घर की आय और डैश का हिसाब माही रखती है। आय का उल्टा होता है व्यय, खर्चा। प्रश्न नंबर 31, हानि की चिंता किए बिना अपना कर्म करते जाओ। तो इसमें हानि का विपरीत शब्द होगा लाभ। प्रश्न नंबर 32, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, इसे कहते हैं आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो कहलाएगा नास्तिक। प्रश्न नंबर 33, जो जानने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। पंद्रह दिन में एक बार होने वाला, प्रश्न नंबर 34, 15 दिन में एक बार होने वाले को बोलते हैं पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाले को बोलते हैं मासिक और वर्ष में एक बार होने वाले को बोलते हैं वार्षिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जहाँ जाया ना जाए अगम्य। जो कभी ना बूढ़ा हो अजर। तो इसका सही उत्तर है अकथनीय। प्रश्न नंबर 36, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो जहाँ ना पहुँचा जा सके उसे कहेंगे दुर्गम। दुर्गम का विपरीत होता है सुगम। प्रश्न नंबर 37, जो भोजन मांसाहारी न हो उसे क्या कहेंगे? निरामिष। जो मांस खाए मांसाहारी, जो शाक खाए वो शाकाहारी। ठीक है।
प्रश्न नंबर 38, यहाँ पर आपने वाक्य बताना है। ये वाक्य सरल है, संयुक्त है या मिश्र वाक्य है। पहचान कैसे होती है? सरल वाक्य आप आसानी से समझ सकते हैं। संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है पर या और लगाकर, किंतु लगाकर, क्योंकि लगाकर, और मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर अर्थ के लिए निर्भर करता है। तो चलिए, लड़कियां नृत्य सीखकर घर चली गई, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है सरल वाक्य। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 29, मैंने एक आदमी देखा और वह बहुत बीमार था। तो इसमें क्या है? दो वाक्यों को जोड़ा हुआ है और से, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। इसमें गिलास नीचे गिरा अलग है, टूट गया अलग है, दोनों को और से जोड़ रखा है, तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 41, जैसे ही गिलास नीचे गिरा कि टूट गया। अब देखिए, इसमें की से जोड़ा हुआ है और एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, तो यह हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। अब अगले कुछ प्रश्नों में आपने पद परिचय देखना है कि जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो मैं वाक्य पढ़ रही हूँ। प्रश्न नंबर 42, यह अच्छा मकान है। तो जो मकान कैसा है? अच्छा, तो ये मकान के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, और यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। प्रश्न नंबर 43, तुम कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हो पूछा है, तो ये क्या है? कुछ काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 44, वह लड़का बहुत तेज है। अब यहाँ पर वह लड़का, लड़के की विशेषता बताई हुई है कि, तो यहाँ पर लड़के की विशेषता बताइए और किसी लड़के की ओर इशारा है, तो ये हमारा विशेषण का प्रकार हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर ये सर्वनाम नहीं है। वह बहुत तेज है, तब सर्वनाम होता। इसमें स्कूल के पीछे ही बस स्टैंड है। प्रश्न नंबर 45, इसमें के पीछे जो है वो रेखांकित शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रेखांकित शब्द है ये स्कूल और बस स्टैंड के संबंध को बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक शब्द। प्रश्न नंबर 46, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। कैसे सुनो? ध्यानपूर्वक। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्रिया विशेषण। 47वां प्रश्न है, यतीम गरीब है पर बेईमान नहीं है। यहाँ पर क्या है? दो वाक्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, किससे जोड़ा गया? पर से जोड़ा गया। पर क्या है? एक योजक शब्द है, तो ये समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्द में आएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 48, अरे कहाँ जा रहे हो? अब इसमें अरे को रेखांकित किया गया है। अरे क्या है? अरे, हाय राम, उफ कितनी गर्मी है, ये सब क्या है? ये विस्मयादिक बोधक शब्द होते हैं। उत्साह, दुख, परेशानी, इन सब को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, ये है मोहन चित्र बनाता है। अब मोहन क्या है? इसमें संज्ञा है, चित्र भी संज्ञा है, और बनाना क्या हो जाएगी? क्रिया। यह लड़की सुंदर है। यह लड़की सुंदर है, इसमें जो यह शब्द है ये खास तरह की लड़की की ओर इशारा कर रहा है, तो यानी लड़की की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर यह सर्वनाम नहीं होगा, यह होगा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 51, मोहन धीरे धीरे चलता है। मोहन क्या है? संज्ञा है, बट रेखांकित शब्द है धीरे धीरे, तो ये चलना की विशेषता बता रहा है कि वो तेज नहीं चल रहा, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। 52 नंबर, रमा अच्छा गाती है। तो जो क्रिया को बताए ना, वो कैसे हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, तो सब क्रिया विशेषण में आता है। तो रमा कैसा गाती है, इसका जवाब क्या है? अच्छा, तो उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। सब कुछ जानने वाला 54वां क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 54, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को बोलते हैं सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 55, जहाँ कोई आदमी ना रहता हो उस जगह को कहेंगे निर्जन, और वीरान भी कह सकते हैं, सुनसान भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 56, जो स्त्री कविता लिखे उसे कहेंगे कवित्री। लेख लिखने वाली को कहेंगे लेखिका, और जो पुरुष जो है कविताएं लिखे उसे हम कहेंगे कवि। नेक्स्ट है 57वां क्वेश्चन, जो बोल ना सके उसे हम बोलते हैं मूक, जो सुन ना सके उसे हम कहेंगे बधिर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58, निर्मल, निर्भय और निर्जन, इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, तो यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ? निर जमा मल, निर्मल,
निर्जमा मय भय निर्भय, निर्जमा जन निर्जन। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा हुआ? निर। निर क्या है? प्रश्न नंबर 59, पराजय, पराधीन और परामर्श, इसमें उपसर्ग कौन सा है? हमने देखना है ये कौन से शब्दों से बना हुआ है। पराजमा जय पराजय, पराजमा अधीन पराधीन, पराजमा अमर्श परामर्श। तो सही शब्द हो जाएगा परा। प्रश्न नंबर 60, सत्कर्म, सज्जन और सत्संग, इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें आएगा सत्य जमा कर्म सत्कर्म, सत्य जमा जन सज्जन, सत समसंग सत्संग। तो इसमें आ जाएगा सत। अगला है प्रश्न नंबर 61, थकावट शब्द में प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो शब्द के आखिर में आ जाते हैं और शब्द को बदल देते हैं। ये उसे भाववाचक संज्ञा में भी परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सुंदर के पीछे लग गया तो सुंदरता। ठीक है, तो अब थकावट शब्द है, इसमें प्रत्यय क्या होगा? थकान जमा आवट थकावट। तो यहाँ शब्द आ जाएगा आवट, जैसे लिखावट, बनावट, सजावट। नेक्स्ट है लिखाई शब्द में प्रत्यय। तो इसमें जो शब्द है, मूल शब्द है वो लिख, लिख जमा आई लिखाई, बन जमा आई बनाई। ठीक है, सज जमा आई सजाई। अगला है 63वां प्रश्न, चुनौती शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो चुन जमा औती चुनौती। ठीक है, कट जमा औती कटौती। अगला है प्रश्न नंबर 64, राष्ट्रीय और आत्मीय, इन शब्दों में आपको प्रत्यय बताना है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? इसमें होगा ईय प्रत्यय। राष्ट्र जमाइए राष्ट्रीय, आत्मा जमाइए आत्मीय। चमकीला, नशीला, भड़कीला, इन शब्दों में प्रत्यय क्या है? तो इसमें प्रत्यय है ईला। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 66, ऊंट की सवारी करना सबको अच्छा लगता है, इसमें रेखांकित शब्द है, इसकी संज्ञा बतानी है। ये कौन सी संज्ञा का प्रकार है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो ऊंट जो है जानवर है, जानवरों को हम जातिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67, कठपुतली का नाच देखने के लिए भीड़ जमा थी। तो यहाँ भीड़ को अंडरलाइन किया हुआ है। भीड़ की संज्ञा का प्रकार बताना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो जब हम जातिवाचक की बात करते हैं तो उसमें जानवर भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं और समूह भी आते हैं। समूह मतलब कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समूह की जो संज्ञा होती है, जैसे भीड़ है, टोली है, झुंड है, तो ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक में आएंगे, और समूहवाचक आता है जातिवाचक में। तो ये जो भीड़ का सही ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। तो इसमें हरियाली शब्द क्या है? देखिए, हरियाली एक भाव है और भाव को छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा को महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, पर छुआ नहीं जा सकता। तो ये आ जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 69, हिरणों का झुंड जंगल में घूम रहा था। यहाँ झुंड शब्द आ गया, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है, तो ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, कौन सी भाववाचक संज्ञा है? नेता, लाल किला, बुढ़ापा या स्त्री? नेता जाति में आ गया, लाल किला व्यक्तिवाचक, स्त्री भी जाति में आ गई, बुढ़ापा आ गया आपका भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 71, कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, फल जाति में आ गया, मनुष्य जाति में आ गया, लकड़ी भी जाति में आ गई, निर्जीव वस्तु है ये, और यहाँ आ गया रामायण, ये आ गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 72, आज्ञाकारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आज्ञाकारी शब्द का स्त्रीलिंग हो गया आज्ञाकारिणी। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती। प्रश्न नंबर 74, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। प्रश्न नंबर 75, चिड़िया शब्द का बहुवचन ये होगा चिड़िया। प्रश्न नंबर 76, मोहन ने चित्र देखा। अब यहाँ पर हमने चित्र से संबंधित कारक लिखना है जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, मोहन ने चित्र को देखा। तो को किस में आता है? कर्ता ने, और कर्म को तो कारक। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं चित्र को देखा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कर्म को। ठीक है, अगला है पेड़ से फल गिरते हैं। अब पेड़ से यानी अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा अपादान कारक। अपादान कारक अलग होने पे भी दिखाता है, या फिर अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे वह सांप से डरता है, ठीक है, गंगा पहाड़ से निकलती है, तो इन सब चीज़ों में भी अपादान कारक आता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78, कनिका नेहा की सहेली है। का, के, की, ये सारा आता है आपका संबंध कारक में। मेज पर वस्तुएं रखी हैं, तो इसमें आ रहा है मेज पर, तो यहाँ नहीं ये आएगा अधिकरण में पर पे, है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 है माँ के लिए पानी लाओ, माँ के लिए,
तो ये इसमें आएगा संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान होता है के लिए। अगला है प्रश्न नंबर 81, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बच्चों सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर प्रश्न, संबंध और निजवाचक। इस प्रकार से 6 भेद आते हैं इसमें। नेक्स्ट है दूध में कुछ है। यहाँ कुछ जो है वो सर्वनाम को बता रहा है। ये कौन सा सर्वनाम है? क्योंकि निश्चय नहीं है तो ये आ गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्न नंबर 83, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है, इसमें आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कहाँ, कैसे, इन सब में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि क्या खरीद कर लाए हो, कौन बोल रहा है। अगला सवाल है विशेषण के कितने भेद होते हैं? बच्चों जो विशेषण होता है उसके 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है वो होता है गुणवाचक का। गुणवाचक उसकी गुण बताता है, अवस्था बताता है, स्थिति बताता है और ये बताता है उसका स्वाद कैसा है। ठीक है। दूसरा जो इसका भाग होता है वो आता है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में उन चीज़ों की गणना आती है जिन्हें हम जो है वो संख्या में गिन नहीं सकते, उंगलियों पे गिन नहीं सकते। जैसे चावल है, हम किस में लेंगे? किलो में। कपड़ा किस में लेंगे? मीटर में। यानी जिसे नापा और तोला जाता है, इन सभी चीज़ों को हम परिमाणवाचक में लेते हैं। जैसे 10 टन अनाज दे दो, कुछ मीटर रिपन दे दो, 2 किलो मिठाई दे दो। अब इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निश्चित और एक अनिश्चित। जिनकी संख्या हमें मालूम होती है, जैसे मैं कह दूँ 2 किलो चावल दे दो तो वो तो निश्चित हो गया, और अगर मैं कहूँ कुछ चावल देता हूँ वो अनिश्चित हो जाएगा। और जो तीसरा आता है वो आता है संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्या होती है, इसे हम गिन सकते हैं उंगलियों पे। जैसे 4 लड़कियां खेल रही हैं। अब इसके भी 2 कैटेगरी होती है, निश्चित और अनिश्चित। अगर मैं कह दूँ कुछ लड़कियां खेल रही हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इधर हैं, तो कुछ जो होता है ये आपका अनिश्चितता को दिखाता है। और जो विशेषण का जो चौथा प्रकार आता है वो होता है सार्वनामिक। जैसा कि मैंने बताया था, यह लड़की मेरी बहन है, यह लड़का मेरा भाई है, ये मेरा विद्यालय है, ये मेरा घर है। ठीक है। तो जहाँ पर इंगित किया जाता है और बताया जाता है विशेष तौर पर, तो जब सर्वनाम जो होता है संज्ञा पद से पूर्व लग जाता है, ये भी इसकी पहचान होता है, तब ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। जैसे कोई आदमी गा रहा है, अब इसमें आदमी शब्द से पहले कोई लग गया। कोई बूढ़ा आया है तो बूढ़ा से पहले कोई लग गया, संज्ञा से पहले लग जाते हैं, ये इनकी खास पहचान होती है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके भेद होते हैं 4। नेक्स्ट है उसका घर बहुत विशाल है। अब बहुत विशाल किसको दिखा रहा है? ये गुणवाचक को दिखा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। 10 टन अनाज खराब हो गया। अब अनाज को क्या दिखा रहा है? मापा तोला जाता है, तो मैंने क्या बताया था, मापा तोला किस में जाएगा? परिमाणवाचक में जाएगा ये। अगर यहाँ पर होता कि 4 सेब खराब हो गए हैं तो वो संख्यावाचक में आ जाता, क्योंकि सेबों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। नेक्स्ट आता है इतिहास जमा एक ऐतिहासिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 88, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 89, मनोज सो रहा है। मनोज सो रहा है, इसमें सो रहा कैसी क्रिया है? ये क्रिया है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है नेहा भाग रही है। अब भाग रही का प्रभाव जो है वो सिर्फ नेहा में पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा, तो ये भी अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है लड़के फल खा रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहा है खा रहे हैं, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समाचार पत्र, तो यहाँ पर प्रभाव किस पर आ रहा है? इस पर आ रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 93, क्रिया के उस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे हम कहेंगे उसका काल। और 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। धोबी कपड़े धो रहा था, तो था, थू और थी पर जो खत्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भूतकाल। अगला है अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, तो ये काम अभी चल रहा है क्योंकि है, तो इसमें क्या आएगा? ये आएगा वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 96, कलाकार चित्र बनाएगा, बनाएगा, बनाएगी, तो इसमें क्या होगा? वर्तमान तो नहीं है, ये है भविष्य काल यानी कि आने वाला काल। अगला सवाल है रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो इसमें प्रतिदिन शब्द का पद परिचय बताना है। तो रमेश कैसे पढ़ता है? प्रतिदिन, तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। अब आपने बताना है ये किस प्रकार के वाक्य हैं। माता और पिता बच्चों को प्यार करते हैं। देखिए इसमें और शब्द जुड़ा हुआ है,
तो इसमें आ जाएगा समुच्चय बोधक, जिसे हम योजक शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि और शब्द ने दो वाक्यों को जोड़ रखा है। माता बच्चों को प्यार करती है, पिता बच्चों को प्यार करते हैं, तो इन दोनों को जोड़कर क्या बना, माता और पिता बच्चों को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया समुच्चय बोधक। 99वां प्रश्न, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सराहना हो रही है, शाबाशी हो रही है। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक है वाक्य ये। नेक्स्ट है, बंदर ऊपर बैठा है। तो इसमें ऊपर को मैं अंडरलाइन करना भूल गई हूँ। बंदर ऊपर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है, ऊपर। तो ऊपर शब्द क्या है, ऊपर है आपका क्रिया विशेषण, क्योंकि बैठने की विशेषता बता रहा है, उसकी जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण। इसके साथ आज की वीडियो होती है समाप्त। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, कुछ और प्रश्न लेकर आऊँगी इंग्लिश ग्रामर के। और मेरे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।